राहुल के सो जाने के बाद रागिनी सबिता जी के कमरे में आती है। रागिनी, माँ जी आपने अपना सामान पैक कर लिया। हेलो दोस्तों, इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने। आज की हमारी कहानी है बेचारी सास और बेरहम बहू की कहानी। राहुल अपनी माँ सबिता के साथ रहता था। एक दिन राहुल सो रहा था, तभी उसकी माँ उसे जगाने आती है। सबिता जी, बेटा अभी तक सो रहा है, ऑफिस नहीं जाना है तुझे। राहुल, माँ अभी सोने दो कुछ देर और, अभी टाइम ही क्या हुआ है। सबिता जी, बेटा 9 बजने वाले हैं, चल जल्दी से उठकर तैयार हो जा। राहुल तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। सबिता जी जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर अपनी सहेली सोनिका को फ़ोन मिलाती है। सबिता जी, सोनिका कैसी है। सोनिका, हाँ सबिता मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है। सबिता जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बता, मैंने तुझे कहा था राहुल के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने के लिए, तूने कुछ किया या नहीं। सोनिका, हाँ मैंने बात की थी, मेरी दूर की रिश्तेदारी में एक लड़की है, बहुत ही गुणवान है, तुझे और राहुल को ज़रूर पसंद आएगी। सबिता जी, तो जल्दी से बात चलाना, और हाँ अगर उसकी फ़ोटो तेरे पास हो तो मुझे भेज दे। सोनिका, ज़रा सब्र रख, मैं 1-2 दिन में भेजती हूँ। 2 दिन बाद सोनिका लड़की वालों से बात करके बताती है। राहुल और रागिनी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। सभी को रिश्ता पसंद आ जाता है। कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। शादी के बाद सबिता जी बहुत खुश रहती हैं। एक दिन सबिता जी किचन में खाना बना रही थी, तभी वहाँ रागिनी आती है। सबिता जी, बहू कुछ चाहिए तुम्हें। जी नहीं मम्मी जी, मेरे होते आप काम करें यह ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ आप आराम करें और सारा काम मैं करूँ। सबिता जी, बहू तुम अभी अभी तो आई हो, थोड़े दिन आराम करो, बाद में तुम्हें ही तो यह सब संभालना है। रागिनी, नहीं मम्मी, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मैं आपकी मदद करती हूँ, धीरे धीरे मैं सब काम सीख जाऊँगी। रागिनी सबिता जी का हाथ बटाने लगती है। धीरे धीरे रागिनी पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने लगती है। सबिता जी के पास अब कोई काम नहीं बचा था। वे केवल बाजार से सब्जी या अन्य घर का सामान लाती थी। एक दिन सबिता जी बाहर से सब्जी लेकर आती हैं। वे जैसे ही घर के अंदर पहुंचने वाली होती हैं, उनके कानों में आवाज़ आती है। रागिनी अपनी सहेलियों के साथ बैठी बात कर रही थी। रागिनी, ज्योति तू तो बहुत खुशनसीब है जो तेरी सास गांव में रहती हैं, तू यहाँ मौज करती है। एक मैं हूँ जो सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती हूँ और मेरी सास मौज में रहती है। ज्योति, यह सब तो तूने ही अपने हाथ में लिया है। रागिनी, अरे वो तो एक चाल थी राहुल को बस में करने के लिए, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो तो हमेशा माँ के पल्लू से बंधे रहते। अब तो मुझे उस दिन का इंतज़ार जब राहुल पूरी सैलरी मेरे हाथों में देंगे। सबिता जी यह सब सुनकर सन्न रह जाती हैं। जिस बहू को वो इतना सीधा समझ रही थीं, वह तो उनसे इतनी नफरत करती है। सबिता जी के आते ही सब सहेलियां चुप हो गईं। सबिता जी को देखते ही रागिनी बोली, रागिनी, अरे माँ जी आप आ गईं, मैं अभी अपनी सहेलियों से आप ही की तारीफ कर रही थी। सबिता जी चुपचाप किचन में चली जाती हैं। ज्योति, रागिनी, लगता है तेरी सास ने सब कुछ सुन लिया। रागिनी, अच्छा है, उनका भ्रम जितनी जल्दी टूट जाए। उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि बेटे की शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। सबिता जी किचन में सारी बातें सुन रही थीं। उनकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वे सीधे अपने कमरे में गईं और अपने पति विजयनाथ जी की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगीं। सबिता जी, आप ठीक कहते थे कि बच्चों से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपने कितना कहा कि घर गृहस्थी छोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे की परवरिश में सब भूल गई। अब क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। बहू तो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। सबिता जी पलंग पर लेटी यही सोच सोच कर रो रही थीं। अगले दिन राहुल के ऑफिस जाने के बाद उन्होंने रागिनी से बात की। सबिता जी, बहू मैंने कल तुम्हारी सारी बातें सुन ली, ये सब तुम्हारा ही है, इसमें चालबाजी करने की क्या ज़रूरत थी। आज से राहुल सैलरी भी तुम्हें ही देगा, मैं बस घर में शांति चाहती हूँ। रागिनी, माँ जी, वो आपके रहते तो हो नहीं सकती, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मौज मस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन राहुल आपके बगैर नहीं रहेगा। सबिता जी को धक्का लगा। वे अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गईं। सबिता जी,
बहू तुम आखिर चाहती क्या हो? रागिनी, माँ जी मैं चाहती हूँ कि आप राहुल को बिना बताए किसी वृद्धा आश्रम में चली जाएं। राहुल को मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर समझा दूंगी। आप चाहें तो हमारी खुशियाँ हमें दे सकती हैं सविता जी। लेकिन बेटी मैंने तो कभी तुझसे लड़ाई तक नहीं की। रागिनी, मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती। आप कल ही चली जाइएगा। जो कुछ आपको ले जाना हो ले जा सकती हैं, लेकिन अगर आपने राहुल को इस बारे में कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। सविता जी जैसे जड़बट हो गई थीं। जिस घर को उन्होंने उनके पति ने बड़े प्यार से सजाया था वो एक पल में पराया हो गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गईं। आज उनका मन कर रहा था कोई चमत्कार हो जाए और उनके प्राण इसी घर में निकल जाएं। रात को राहुल के सो जाने के बाद रागिनी सविता जी के कमरे में आती है। रागिनी, माँ जी आपने अपना सामान पैक कर लिया? सविता जी, बहू मुझे घर से मत निकाल, मैं यहीं एक कोने में पड़ी रहूँगी। रागिनी, आपको एक बात समझ नहीं आती। आपके रहते राहुल कभी भी पूरी तरह से मेरा नहीं हो सकता। अगले दिन राहुल के जाने के बाद रागिनी सविता जी के लिए कैब बुक कराकर उन्हें वृद्धा आश्रम भेज देती है। शाम को जब राहुल आता है, रागिनी, राहुल आज मैंने तुमसे पूछे बगैर माँ जी को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। वो मेरी सहेली है ना, उसके पापा ने टूर बुक किया था, पूरी बस गई है। आज आखिरी दिन था, 2 महीने के लिए वे गई हैं। राहुल, रागिनी मुझे फ़ोन तो कर सकती थी, पता नहीं माँ के पास पैसे भी हैं या नहीं। रागिनी, राहुल मैंने उन्हें पैसे दे दिए हैं और सारा इंतज़ाम टूर वाले कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन रागिनी रोते हुए राहुल के पास आती है। रागिनी, राहुल बहुत बुरी खबर है, तीर्थ यात्रा पर जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया, उसमें कोई नहीं बचा। यह सुनकर राहुल रोने लगता है। राहुल, मुझे टूर वालों का नंबर दो, मैं वहां जाकर देखना चाहता हूं। रागिनी, राहुल मैंने सब पता कर लिया, बस हजारों फुट गहरी खाई में गिर गई, किसी का कुछ पता नहीं लगा। राहुल का दिल टूट जाता है। वह कई दिन तक माँ को याद करके रोता रहता है। कुछ दिन बाद रागिनी उसे समझाती है। रागिनी, राहुल जो होना था हो गया, शायद किस्मत को यही मंजूर था। कुछ दिन में सब सामान्य हो जाता है। एक दिन राहुल कहीं जा रहा था, तभी उसे एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर को देखकर उसे माँ की याद आ जाती है। हर छुट्टी के दिन माँ उसे इस मंदिर में भगवान का आशीर्वाद दिलाने लाती थीं। यह सोचकर वह मंदिर में चला जाता है। जब वह बाहर निकलता है तो देखता है मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भिखारी बैठे थे। राहुल उन्हें पैसे देने लगता है, तभी वह देखता है एक मैले कुचैले कपड़े में उसकी माँ बैठी भीख मांग रही थी। राहुल, माँ तुम यहाँ कैसे? तुम तो तीर्थ यात्रा पर गई थी। सविता जी, बेटा रागिनी मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा और वृद्धा आश्रम भिजवा दिया। वो अकेले रहना चाहती थी। वृद्धा आश्रम में उन्हीं लोगों को रखते हैं जिनके घर वाले खर्चा देते हैं। रागिनी ने 1 महीने तो पैसे भिजवाए, उसके बाद पैसे भेजने बंद कर दिए। वृद्धा आश्रम वालों ने मुझे निकाल दिया, तब से यहीं रहती हूँ। कोई कुछ दे जाता है तो खा लेती हूँ। तू कैसा है? राहुल की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वो माँ को लेकर सीधा घर आ जाता है। सविता जी को देखते ही रागिनी घबरा जाती है। राहुल, रागिनी तुमने मेरी माँ को मरा बताकर झूठ बोला, अब तुम इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। रागिनी, ये तो खुद ही यहाँ नहीं रहना चाहती थीं। राहुल, चुप रहो, कितना झूठ बोलोगी, चलो निकलो यहाँ से। सविता जी, बेटा बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, इसे घर से मत निकाल। मेरा क्या है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, तुम दोनों सुख से रहो। रागिनी, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी यही सज़ा है कि मैं इस घर से चली जाऊं। सविता जी, नहीं, मेरे होते या नहीं हो सकता। राहुल इसे माफ़ कर दे और खबरदार जो बहू को कभी घर से निकल जाने को कहा। रागिनी सविता जी के पैरों में गिर जाती हैं।